हेलो दोस्तों, अगर आप लोगों को लगता है कि मेरा मैथ कमज़ोर है और हम मैथ का पेपर नहीं लिख पाएंगे अच्छे से, तो ये आप लोगों का गलत सोच है। आज ये 100% वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं और 100% ये वीडियो आपको एग्ज़ाम में हेल्प करेगा। तो आप लोगों को यहाँ पर से बहुत क्वेश्चन ना हूबहू एग्ज़ाम में लड़ेंगे और मैं सारे क्वेश्चन को एक एक करके 100% सही सही ट्रू यानी कि सही सही आपको बताऊंगा, ताकि आप लोगों के एक ही बार माइंड में सेट हो जाए। तो सब लोग वीडियो को देखो और बाकी जो थोड़ा बहुत टेंशन है ना, मैं टेंशन दूर कर देता हूँ। ये मेरा नंबर नोट कर लीजिए आप लोग और हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में ना जुड़ जाना इस पर एसएमएस करके। हाय हेलो लिखकर इस नंबर पर एसएमएस करिए, मैं व्हाट्सअप ग्रुप में आपको जोड़ दूंगा और आप फटाक से क्या करना, ग्रुप से पीडीएफ वगैरह लेते रहना और जैसा मैं कहूँगा वैसे करते रहना, आपका मैथ मजबूत हो जाएगा। ठीक है, तो पहला नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिए। चरों को आरोही या अवरोही क्रम में रखने पर बीच वाले चर मान कहलाएगा। तो दोस्तों बीच वाला चर मान क्या कहलाता है? तो बीच वाला चर मान आपका माध्यिका कहलाता है और माध्यिका का एक और नाम होता है दोस्तों माध्यक। इसका एक और नाम होता है माध्यक, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैंने एक का दो नाम बताया ना, तो दोनों में से कोई एक एग्जाम में आएगा। अगला क्वेश्चन है, माध्यक का 3 गुना और माध्य के 2 गुने का अंतर बराबर होता है। तो दोस्तों ये होता है आपका बहुलक के बराबर होता है। सी नंबर आंसर हमारा सही मिल जाएगा, इसे आप याद रखना। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका है कि यदि किसी बारंबारता सारणी का माध्य 27 माध्यिका 33 हो तो बहुलक क्या होगा? दोस्तों बहुलक बराबर फार्मूला होता है, बहुलक बराबर फार्मूला होता है क्या? तो 3 माध्यिका, तो 3 गुणे माध्यिका का मान 33 और -2 माध्य, तो 2 गुणे आपका माध्य का मान है 27, तो ये हो जाएगा। ये गुणा करिएगा 99 मिलेगा, ये 54 मिलेगा। जब घटाइएगा तो पता है क्या मिलेगा, 45 मिल जाएगा। जो आंसर यहाँ पर सी नंबर में आपको दे दिया गया है। ठीक है, तो ऐसे ही आप लोगों को ना एग्जाम में ना टिक लगाना है देख देख कर। अगला क्वेश्चन है, प्रथम 10 समप्रकृत संख्याओं का माध्य। दोस्तों इसका फार्मूला होता है n × n+1, बस यही फार्मूला होता है। n का मान 10 है, फिर n का मान 10+1, तो कितना हो जाएगा? ये 10 गुणे और 10 में जोड़िएगा 11, 11 में 10 से गुणा करिएगा 110 मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर मिल जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है, 3 लगातार प्रकृत संख्याओं का माध्य। तो 3 को प्रकृत संख्या लेना है। पहला प्रकृत संख्या 1, फिर 2, फिर 3, तीनों को प्रकृत संख्या लेना है। और आपको पता है ना कि प्रकृत संख्या 1 से शुरू होती है, तो 3 को लेना है ना, तो 3 से नीचे भाग दे दीजिए और इन तीनों को जोड़ दीजिए। 1 + 2 + 3 कितना हो गया? 6/3 और ये कट गया कितना बार में? 2 बार में। तो 2 आंसर मिल गया ना, 2 आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी नंबर में दिया है, वही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, r त्रिज्या वाले गोले का आयतन। दोस्तों r त्रिज्या वाले गोले का आयतन होता है 4/3 πr3, आंसर आपका मिल जाएगा ए नंबर, याद रखना। अगला आपका क्वेश्चन है, r त्रिज्या वाले गोले का अगर यहाँ पर अगला क्वेश्चन कह रहा है ना कि त्रिज्या वाले गोले का आयतन क्या होगा। यहाँ पर दोस्तों त्रिज्या का मान ही नहीं दिया है, लगता है कि मिस प्रिंट हो गया है दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों त्रिज्या का मान ही नहीं दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों कुछ ना कुछ त्रिज्या का मान देना होना चाहिए। चलिए हम आपको ना यहाँ पर 3 लिख देते हैं, 3 पर बनाते हैं। तो 3 सेमी त्रिज्या वाले गोले का आयतन, तो 4/3 पाई r का मान 3 है, तो क्या करेंगे? 3 × 3 ठीक है ना, 3 × 3 तो 3 से 3 कट जाएगा, 3 × 3 9, 9 × 4 36, सही मिला जी, करेक्ट मिला। यानी कि 3 ही आंसर यहाँ पर होना चाहिए। 3 सेमी त्रिज्या वाले गोले का आयतन, तो आपका 36 पाई सेमी क्यूब मिल जाएगा। वहाँ पर 3 बना लेना दोस्तों। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी ज़बरदस्त है, ये क्वेश्चन पक्का आएगा। एक गोला जिसकी त्रिज्या 2r है, यानी कि त्रिज्या आपका r बराबर 2r है, तो इसका आयतन क्या होगा? तो आयतन होता है 4/3 पाई r, तो r का मान दोस्तों r नहीं बल्कि 2r है और इसका क्यूब, तो हो जाएगा 4/3 पाई 2 का स्क्वायर 8 और r का क्यूब यानी कि r3। तो कितना मिल गया दोस्तों? ये 8 × 4 32/3 पाई r3। तो देखिए 32/3 पाई r3 ए नंबर में है, तो ए नंबर वाला आंसर मिल जाएगा, याद रखना। अब देखो अगला क्वेश्चन है, किसी गोले के त्रिज्या तिगुनी कर दी जाए तो इसका आयतन क्या होगा। यानी कि त्रिज्या r बराबर 3r, यानी कि तिगुनी कर दी गई है। तिगुनी का मतलब 3r, तो आयतन होता है 4/3 पाई r3 होता है, तो 4/3 पाई r का मान 3r है और इसका क्यू हो जाएगा। तो ये हो गया 4/3 पाई और 3 का स्क्वायर 27 और r का क्यू यानी कि r3। एक काम करते हैं, 27 को बाहर लिख देते हैं पहले और ब्रैकेट में 4/3
पाई आर क्यू हो जाएगा। तो 4/3 पाई आर क्यू ये तो आयतन होता है गोले का, और उससे पहले 27 है, मतलब कि 27 गुना आंसर आपका मिल जाएगा डी नंबर वाला। इजी है ना। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दोस्तों ध्यान से देखना। अगला क्वेश्चन, यदि किसी घनाभ की लंबाई l, चौड़ाई b और ऊंचाई h है तो आयतन क्या होगा। तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई हो जाता है, आयतन हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, l गुणे b गुणे h, ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन है, एक बेलन और शंकु के आधार या आधार सेम है, यदि उनकी ऊंचाइयाँ भी समान हो तो आयतनों का अनुपात क्या होगा। तो देखो बेलन यानी कि बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, और बाटा में शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। दोनों के आधार भी सेम है, यानी कि त्रिज्या भी सेम है और ऊंचाई भी सेम है, तो कुछ चेंजिंग नहीं करेंगे। पाई से पाई काट देंगे, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर काट देंगे, एच से एच काट देंगे। ऊपर में 1 बचा, नीचे में 1/3 बचा। बहुत लोग गलती कर देते हैं, ऊपर में 1 नीचे में 3 लिख देते हैं और 1/3 पर टिक लगा देते हैं। नहीं, ये 3 अब ऊपर जाएगा तो 3/1 मिलेगा, तब जाकर 3:1 मिलेगा, जो आंसर आपको डी नंबर में दिया गया है। ऐसे टिक लगाना। अगला दोस्तों क्वेश्चन है, किसी घन का विकर्ण इतना 6√3 सेंटीमीटर है तो इसके पृष्ठ संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो दोस्तों याद रखना, घन का विकर्ण होता है √3a और विकर्ण बराबर ऑलरेडी 6√3 दिया है, तो √3 से √3 खत्म, a बराबर 6, और घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6a² होता है, तो 6 गुणे a का मान 6, तो 6 गुणे 6 हो जाएगा, यानी कि आपका मिल जाएगा 216 मिल जाएगा। आप गुणा करके देख लीजिएगा, ठीक है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका है कि दो घनों के आयतनों का अनुपात 1 और 27 के अनुपात में है, तो इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल। दोस्तों क्षेत्रफल आएगा 1 और 9 के अनुपात में, और त्रिज्या आएगा दोस्तों 1 और 3 के अनुपात में। तो त्रिज्या कहेगा तब आप लोग 1 3 पर टिक लगा लाएं, लेकिन क्षेत्रफल कहा है ना, तो क्षेत्रफल के लिए होगा 1 और 9 अनुपात। आंसर आपका मिल जाएगा ये सी नंबर वाला। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी घन का प्रत्येक किनारा l इकाई हो तो उसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6l² हो जाएगा ना। ऑप्शन नंबर आपका मिल जाएगा बी नंबर, याद रखना। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, तो इसका विकर्ण क्या होगा। दोस्तों विकर्ण होता है पता है क्या, अंदर रूट में l² प्लस में b² प्लस में h², यही तो हमारा विकर्ण होता है दोस्तों। तो हम क्या करते हैं, l का मान 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, b का मान 8 का स्क्वायर 64 प्लस c का मान 6 का स्क्वायर 36, सबको जोड़िएगा 200 मिलेगा, और 200 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 200 का वर्गमूल 100 गुणे हम लिख देते हैं 10√2 मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी ए नंबर मिल जाएगा, 10√2 मिल जाएगा, 10√2 मिल जाएगा इसका वर्गमूल। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, एक शंकु की त्रिज्या तथा ऊंचाई क्रमशः r और h है, तो इसका आयतन होगा तो 1/3 पाई r² h होता है। शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई r² h होता है। सब फार्मूला ही पूछा जाता है एग्जाम में, याद रखना। अगला क्वेश्चन, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 3 पाई r² होता है, ये भी याद रखना, आंसर आपका हो जाएगा। और केवल अर्धगोले का कहेगा ना पृष्ठ क्षेत्रफल तो 2 पाई r² होगा, लेकिन संपूर्ण जैसे ही कहेगा तो पूरा हो जाएगा 3 पाई r²। अगला क्वेश्चन है, त्रिज्या के r तथा ऊंचाई h वाले लंब वृत्तीय शंकु का आयतन, तो वही होगा 1/3 पाई r² h। कहाँ दिया है, हाँ, त्रिज्या r तथा ऊंचाई h वाले लंब वृत्तीय शंकु का आयतन 1/3 पाई r² h। देखो 1/3 पाई r² h घन इकाई ये वाला होगा, ये दोस्तों आपका होगा बी नंबर वाला। देखो ये जो आपका डज नॉट इक्वल टू है ना, वो पाई है, टाइपिंग में गलत हुआ है दोस्तों, वही आपका पाई है, ठीक है ना, उसको पाई समझना। अगला है दोस्तों, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, दो गोले के आयतन का अनुपात इतना है तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। दोस्तों जब क्षेत्रफल के रूप में निकलेगा ना तो 4 और 9 मिलेगा, लेकिन जब वो त्रिज्या के रूप में निकलेगा ना तो 2 और 3 मिल जाएगा। ये त्रिज्या हो जाएगा और ये क्षेत्रफल का अनुपात हो जाएगा। तो क्षेत्रफल का अनुपात 4 और 9 देखिए दिया है ना, डी नंबर में बिल्कुल दिया है, आंसर डी नंबर पर टिक लगा देना। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी अर्धगोले की त्रिज्या r है तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल तो 3 पाई r² मिल जाएगा दोस्तों, 3 पाई r² आपका सी नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल बराबर है तो वृत्त की परिधि होता है 2 पाई r और क्षेत्रफल होता है दोस्तों पाई r²। ये दोनों बराबर है ना, तो वृत्त का व्यास क्या होगा, व्यास पूछा गया है, तो एगो r से एगो r कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, तो दोस्तों r बराबर 2 मिला। और व्यास आपको पता है d बराबर क्या होता है दोस्तों, व्यास d बराबर 2r होता है।
तो 2 गुणे आर का मान 2 निकला है, तो 2 दूने के 4 मिल जाएगा। बहुत लोग ना जल्दबाजी में इसका आंसर 2 पर टिक लगा देते हैं। तो त्रिज्या पूछेगा तब ना 2 पर टिक लगाइएगा, लेकिन पूछा है आपका व्यास, तो व्यास तो दुगुना होता है, त्रिज्या का 4 हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन है कि एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई इतना है तो उसका विकर्ण क्या होगा। तो विकर्ण वही होता है रूट में 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36 और 5 का स्क्वायर 25। कितना मिल जाएगा दोस्तों, मिल जाएगा आपका 125। और 125 का क्या होता है, 5√5 होता है। ऑप्शन नंबर आपका मिल जाएगा बी नंबर, याद रखना। अगला क्वेश्चन है 4 सेमी त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। दोस्तों अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है, देखो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, लेकिन इसको 2 से भाग दे देंगे ना तो अर्धवृत्त बन जाएगा, ठीक है ना, अर्धवृत्त बन जाएगा। यानी कि ऐसे कर दीजिए आप 1/2 पाई आर स्क्वायर कर दीजिए, तो 1/2 पाई का मान 22/7 गुणे और आर का मान क्या है, तो 4 गुणे 4। तो ये कट जाएगा कितना बार में, 11 बार में, 11 बार में कट गया ना। तो क्या बचा दोस्तों, नीचे में 7 बचा ना, तो ये क्या हो गया, 11 में 4 में गुणा करेंगे 44 मिल गया, और 44 में 4 से गुणा करेंगे, बटा में 7 करेंगे, तो 4 चौका 16 और 6 और 4 चौका 16 और 2 16 1 17, यानी कि 16 1 17। आंसर ये आपका मिलेगा, आपका ऑप्शन नंबर मिल जाएगा ये, ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर वाला मिल जाएगा। आप लोग निकालिए, ऑप्शन नंबर डी मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है एक वृत्ताकार वलय की बाहरी एवं भीतरी त्रिज्या क्रमशः कैपिटल आर और स्मॉल आर है। तो वलय का क्षेत्रफल पाई इंटू ब्रैकेट में आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर होता है। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, पाई कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, फिर ब्रैकेट में कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, आप ऐसे भी लिख सकते हो उसको, और एग्जाम में ऐसे भी देगा तो ठीक लगा देना। अगला क्वेश्चन, 2 वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात दिया है, परिधि का अनुपात पूछा गया। तो कुछ मत करो, इसको रूट में डाल दो और उसका वर्गमूल निकाल दो। 9 का 3 निकल जाएगा, 4 का 2 निकल जाएगा, आंसर ए नंबर हो जाएगा। ऐसे ही टिक लगाना। अगला क्वेश्चन है एक घन का प्रत्येक किनारा ए इकाई है तो उसका विकर्ण क्या होगा। विकर्ण होता है √3a हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए मिल जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा, याद रखना। अगला क्वेश्चन, एक वृत्त की परिधि 132 सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या क्या होगा। वृत्त की परिधि होता है 2 पाई आर बराबर में 132 सेंटीमीटर। तो ये 2 से कट जाएगा कितना बार में, 6 और 6 66 बार में। पाई का मान होता है 22/7 गुणे आर बराबर में दोस्तों 66। 22 या 66 3 बार में कट गया, तो आर बराबर 7 तरीका 21 सेंटीमीटर मिल जाएगा, डी नंबर, ठीक है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है, यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल इतना है तो वृत्त का क्षेत्रफल तो होता है पाई आर स्क्वायर, तो बराबर में 154, तो पाई का मान तो आपका 22/7 गुणे आर स्क्वायर बराबर में दोस्तों 154। तो 22 से 154 7 बार में कट जाएगा, तो आर स्क्वायर बराबर 49, तो आर बराबर आपका मिल गया 7। और परिधि पूछा है तो परिधि होता है दोस्तों 2 पाई आर होता है ना परिधि, तो 2 गुणे पाई का मान 22/7 और गुणे में आर का मान 7, तो 8 से 8 कट जाएगा, 22 दूने 44, आपका परिधि मिल जाएगा, सी नंबर हो गया, आंसर निकल गया। 2 वृत्त के परिधि का अनुपात, दोस्तों इस बार परिधि का अनुपात दिया, क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है, तो आप एक काम करिए, अब इस बार स्क्वायर कर दीजिए, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो 9 और 16 आंसर आपका मिल जाएगा, ये डी नंबर वाला। अगला क्वेश्चन है, एक वृत्त की परिधि 2 पाई से बढ़कर 4 पाई कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाता है। यानी कि वृत्त की परिधि 2 पाई आर होता है और वृत्त की परिधि पहले 2 पाई था, तो 2 पाई से 2 पाई कटेगा ना, तो आर बराबर 1 ही मिला था। लेकिन दोस्तों अब क्या किया गया ना, 2 पाई आर से ना 4 पाई कर दिया गया है, 4 पाई, तो ये 2 दूने के 2 बार में ये कट जाएगा, तो आर बराबर आपका 2 मिला, आर बराबर क्या मिला, 2 मिला। तो उसके हिसाब से दोस्तों, उसके हिसाब से वृत्त की परिधि क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा ना। आर का मान 2 मिला था ना, तो अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है ना, तो पाई आर का मान आपका क्या मिला था, 2 मिला था ना, 2 दूना के 4, 4 गुना हो जाएगा दोस्तों, 4 गुना, ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर मिल जाएगा, याद रखना। अगला क्वेश्चन, 64 पाई सेमी स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वृत्त का व्यास। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर बराबर में 64, तो 64 पाई ना, तो पाई से पाई कट जाएगा, आर स्क्वायर बराबर 64, जब आर का मान निकलेगा तो 8 मिल जाएगा ना, और रूट में चला जाएगा 8। तो दोस्तों व्यास पूछा है,
तो व्यास डी बराबर 2r होता है, मतलब कि 2 गुणे r, तो क्या मिल जाएगा 2 8 16, तो 16 सेंटीमीटर आपको मिल जाएगा बी नंबर वाला। अगला क्वेश्चन है, दो वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात है, उनके त्रिज्या का अनुपात, दोस्तों इसको रूट में कर दो, 4 का वर्गमूल 2, 1 का 1 ही हो जाएगा, तो 2:1 आपका मिल जाएगा बी नंबर वाला। अगला क्वेश्चन है, वृत्त के केंद्र पर बना कोण, तो वृत्त के केंद्र पर बना कोण 360 डिग्री का होता है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, दो वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात या त्रिज्या का अनुपात पूछा है, इसको रूट में डाल दो, 4 का वर्गमूल निकालो 2 और 9 का निकल जाएगा 3, और 2 और 3 आपका आंसर मिल जाएगा। सब इजी है, बहुत इजी, एकदम ट्रिक से निकालो। अब दोस्तों कह रहा है ना, एक वलय का बाहरी एवं भीतरी त्रिज्या इतना है तो क्षेत्रफल क्या होगा। मैंने फार्मूला क्या बताया था, पाई अंडर रूट में कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, यही बताया था ना। तो पाई का मान 22/7 रख दीजिए, अंडर रूट में कैपिटल आर यानी कि 4 का स्क्वायर 16 माइनस स्मॉल आर यानी कि 3 का स्क्वायर 9, तो क्या हो जाएगा 22/7 हो जाएगा, ये घटेगा तो 7 मिलेगा, 7 7 कट जाएगा, 22 सेंटीमीटर आपका आंसर मिल जाएगा। ए नंबर वाला इजी है ना। अगला क्वेश्चन, दो वृत्त के परिधि का अनुपात दिया है और उनका त्रिज्या का अनुपात पूछा है। परिधि दिया है और त्रिज्या पूछा है, तो वही 2 और 3 अनुपात हो जाएगा, 2 और 3 अनुपात आपका आंसर मिल जाएगा, वही मिल जाएगा, जो दिया है वही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अर्धवृत्त का कोण, अर्धवृत्त का कोण 90 डिग्री का होता है, इसे आप लोगों को याद रखना है। अगला हमारा क्वेश्चन है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो पुराने तथा नए वृत्तों के परिधियों का अनुपात क्या होगा। यानी कि वृत्त की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो पुराने तथा नए, तो आपका वृत्त की परिधि होता है दोस्तों पाई 2 पाई आर, लेकिन आर में दोस्तों क्या किया गया ना, पुराने नहीं 2 पाई आर तो रह जाएगा, पुराना वाला वही रह जाएगा, और नए वाले में 2 पाई आर को आधा कर दिया गया है, तो r/2 कर दीजिए, 2 पाई से 2 पाई आर से आर कट जाएगा, तो ऊपर 1 नीचे 1/2, तो ये 2 ऊपर जाएगा तो 2:1 मिल जाएगा, आंसर आपका मिल जाएगा बी नंबर वाला। अगला क्वेश्चन, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या तिगुनी कर दी जाए, यानी कि r बराबर तिगुनी कर दी जाए, तो नए एवं पुराने वृत्त के परिधि, तो नए वृत्त की परिधि हो जाएगा 2 पाई 3r हो जाएगा ना, 3r का मान, और पुराने वाला क्या हो जाएगा 2 पाई r ही होगा, तो 2 पाई से 2 पाई r से r कटेगा, तो 3 ऊपर और 1 नीचे, तो 3:1 मिल जाएगा, याद रखना। अगला क्वेश्चन, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए, यानी कि r बराबर दुगुनी कर दिया गया, तो पुराने एवं नए वृत्त के क्षेत्रफल, तो पुराना वृत्त का क्षेत्रफल पाई r² ही हो जाएगा, और नए वाला वृत्त का क्षेत्रफल पाई r के जगह पर 2r का स्क्वायर होगा, तो ये मिल जाएगा दोस्तों पाई r², और नीचे वाला मिल जाएगा पाई 4r², तो पाई से पाई r² से r², ऊपर 1 नीचे 4, तो 1:4 आपका आंसर मिल जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या k गुनी कर दी जाए तो r बराबर r के कर दिया गया, यानी कि k गुनी का मतलब है r के, तो पुराने एवं नए वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात, तो पता है क्या होगा, पुराने आपका ऊपर होगा, यानी कि 1/1:k² मिल जाएगा, ये आपका सी नंबर वाला मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो वृत्त की त्रिज्या, इसका आंसर मिलेगा 2 सेंटीमीटर, क्यों 2 मात्रा, क्योंकि त्रिज्या ही पूछा है, व्यास नहीं पूछा है। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से स्पर्श रेखा PA एवं PB खींची गई है तो PA बराबर 8, तो PB बराबर क्या होगा, चूँकि PA और PB आपस में बराबर ही होता है दोस्तों, आपस में बराबर ही होता है, तो जब PA का 8 है मान, तो PB का काहे नहीं 8 होगा, दोनों का सेम होगा, क्योंकि ये जो आपका वृत्त होता है ना, और वृत्त के बिंदु कोई बाहर बिंदु P है, और इस पर हम इससे स्पर्श रेखा जो खींचते हैं ना, ये A हो गया, ये B हो गया, ये दोनों रेखा आपस में, दोनों स्पर्श रेखाएं आपस में बराबर होती है। अब देखो अगला क्वेश्चन, बाह्य बिंदु से बाह्य स्पर्श करने वाली दो वृत्तों के उपनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या क्या होगी, 3 होती है। कैसे, ये 2 वृत्त हैं और ये बाह्य स्पर्श करे, बाह्य स्पर्श करे मतलब कि बाहर से टच करे, देखिए बाहर से मैंने टच करा दिया, तो देखो एक इधर से भी टच, एक इधर से भी हम लोग स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, दोनों को टच कराकर इधर से भी खींच सकते हैं, और एक बीच में से भी खींच सकते हैं, तो 3 को मिल गया ना, वही 3 होता है। अगला क्वेश्चन, अंतः स्पर्श करने वाली वृत्तों के स्पर्श रेखाओं की संख्या क्या, अंतः अगर अंदर से स्पर्श करे ना, अंदर से, तो अंदर से स्पर्श करने वाली संख्या एक ही को होता है अंदर से, ठीक है ना। अंतः स्पर्श करने वाली 2 वृत्तों की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, तो आपका आंसर मिलेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका मिल जाएगा, एक ही को होगी, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका है कि एक रेखा जो वृत्त के
दो या भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करी वो क्या कहलाती है? एक रेखा जो वृत्त के दो या भिन्न यानी कि अलग अलग बिंदुओं पर, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्पर्श रेखा कहते हैं। एक रेखा जो वृत्त के दो या फिर भिन्न दो या फिर एक वृत्त है और इस वृत्त के, इसका आंसर आप लोग याद रखना, वो जीवा कहलाएगा। क्यों? क्यों कह रहा है कि एक आपका रेखा है जो वृत्त के दो बिंदु, तो मानते हैं ये हमने वृत्त बना दिया, तो इसके अंदर एगो ये बिंदु हो गया, एगो ये बिंदु हो गया, तो दो बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो हमारा जीवा ही ना होगा। चलिए, तो अब देखिए अगला क्वेश्चन। एक समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करे तो वो समांतर चतुर्भुज होगा। अब वो समचतुर्भुज में परिवर्तित हो जाता है। आंसर आपको मिल जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन, यदि कोई रेखा वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श करे तो वह रेखा क्या कहलाती है? स्पर्श रेखा मतलब ना सिर्फ एक बिंदु पर, मानते हैं कि यदि कोई रेखा है वो वृत्त के सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श करे एक बिंदु पर ऐसे, तो ये क्या कहलाएगा? तो ये हमारा स्पर्श रेखा ही ना कहलाएगा जी, स्पर्श रेखा ही कहला जाएगा। अगला क्वेश्चन, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है दोस्तों? व्यास वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका, ये क्वेश्चन आपका है कि वाई अक्ष का समीकरण। दोस्तों वाई अक्ष का समीकरण x बराबर 0 होता है, इसे आप लोगों को याद रखना है, x बराबर 0 होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और वाई अक्ष के सभी बिंदुओं पर भुज होता है तो आपका 0 मिल जाएगा, इसे याद रखना। क्योंकि वाई अक्ष का निर्देशांक होता है दोस्तों आपका क्या होता है? 0, y होता है और 0 आपका भुज का मान होता है, याद रखना। अगला क्वेश्चन x अक्ष पर स्थित सभी बिंदुओं का निर्देशांक के रूप में होता है, तो x, 0 x अक्ष का निर्देशांक ही होता है, x, 0। अगला क्वेश्चन है x अक्ष का समीकरण, तो y बराबर 0 हो जाएगा, उल्टा हो जाता है। x का समीकरण y बराबर 0 और y का x बराबर 0। y बराबर 10 का आलेख कैसे सरल रेखा होगा? अगर y बराबर 10 होगा तो x अक्ष के समानांतर होगा, और x बराबर कुछ होगा तो y अक्ष के समानांतर होगा, उल्टा होता है उसका। अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका 55 नंबर है ना, 55 नंबर क्वेश्चन है, दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया और संगत ऊंचाई पूछेगा, त्रिभुज पूछेगा, त्रिज्या पूछेगा, कुछ भी पूछे। अगर क्षेत्रफल दिया तो इसको रूट में डाल दो, इसका वर्गमूल 3 निकल जाएगा, इसका 2 निकल जाएगा, और 3 और 2 आप लोग टिक लगा दीजिए, ठीक है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका है, ये भी दोस्तों क्षेत्रफल दिया है और आपका भुजा का पूछा गया है, तो इसको भी रूट में डालो, 5 निकालो, ये आपका निकल जाएगा 8। तो 5 और 8 आपका आंसर मिल जाएगा सी नंबर। सब इजी क्वेश्चन है, बस वैसे ही कहना है। अब इस बार दोस्तों भुजा दिया है और क्षेत्रफल पूछा है, तो इस बार आपका काम बनता है कि दोनों का स्क्वायर करना है। 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 9 25 देखो ऑप्शन नंबर ए नंबर में दिया है, वही आंसर हो जाएगा। अब देखो फिर इस बार भुजा दिया है और क्षेत्रफल पूछा है, तो 4 का स्क्वायर कर दो और 9 का स्क्वायर कर दो, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा ना, 16 हो जाएगा, और 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा, 16 और 81 आपका सी नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सभी समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात दिया है, भुजा का पूछा है। अब इसको रूट में डाल दो, अब बाहर निकालो, ये 4 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, तो 4 और 9 हो जाएगा। बहुत इजी प्रश्न है, आप लोग मानो बहुत इजी है। अब देखो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, दोस्तों समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 4 बटे क्या होता है? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 a स्क्वायर होता है, और ये ऑलरेडी दोस्तों 4√3 दिया है, तो √3 से √3 खत्म हो जाएगा, a स्क्वायर बराबर 4 हो गया 16। तो आपका क्या मिल जाएगा? a का मान मिल जाएगा, a बराबर आपका 4 मिल जाएगा। और परिमिति पूछा है समबाहु त्रिभुज का, तो समबाहु त्रिभुज का परिमिति होता है 3a होता है, तो 3 में a से गुणा करिएगा, तो 3 में a का मान 4 है ना, तो 4 से गुणा करिएगा, 3 चौके 12 सेंटीमीटर आपका बी नंबर मिल जाएगा, ठीक है ना। तो बस इतना ही करना, बहुत भी आई है, आप इसको अच्छे से कर लेना, ठीक है ना।